नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा के बाहर यहां पर हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। अपनी मांगों को लेकर जमकर अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी दौरान पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ा है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के बाहर अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी यहां पर अभ्यर्थियों की ओर से की गई। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को यहां पर खदेड़ा। जब पुलिस को लगा कि वाकई अभ्यर्थी काफी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं और उसके बाद में प्रदर्शन यहां पर काफी उग्र हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। तमाम अभ्यर्थी जो वहां पर मौजूद थे, जो सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उन सभी को वहां से खदेड़ा गया। तो इन तस्वीरों में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल वहां पर बाद में तैनात कर दिया गया। उसके बाद यातायात भी सुचारू करवाया गया। आपको बता दें, विधानसभा के बाहर अभ्यर्थी पहुंचे, अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। तमाम कह सकते हैं कि वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग इस दौरान जो सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में देखने मिली, उससे कहीं ना कहीं आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए, जिसकी वजह से वाहन चालक जो थे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अभ्यर्थियों को वहां पर समझाने की कोशिश की गई। जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने वहां से तमाम अभ्यर्थियों को खदेड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभ्यर्थियों की ओर से जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की ओर से अभी तक उस किसी भी मांग को लेकर या इस प्रदर्शन को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर फिल्म देखने के लिए अभी सभी लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिलहाल नहीं खुलेंगे। सिनेमा घर के मालिकों की ओर से यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल सिनेमा घरों को नहीं खोला जाएगा। यूपी सिनेमा एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की ओर से कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी और नई फिल्में नहीं आने की वजह से यहां पर सिनेमा घर के मालिक जो हैं उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके मद्देनजर उनकी ओर से फैसला लिया गया है कि फिलहाल सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे। आपको बता दें, योगी सरकार की ओर से फैसला ले लिया गया था कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोरोना कम होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे तमाम चीजें जो हैं वो धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। और उसी के मद्देनजर यहां पर योगी सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि आने वाले दिनों में यहां पर मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर खोल दिए जाएंगे, मॉल्स यहां पर खोल दिए जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जब सरकार की ओर से यहां पर तमाम चीजें खोलने का फैसला ले लिया गया, उसके बाद में तमाम मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर के संचालक जो हैं उनकी ओर से आपस में बात की गई है, आपस में डिस्कस किया गया और उसके बाद में उनकी ओर से फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से अभी सरकार की ओर से साप्ताहिक बंदी लगाई गई है और कह सकते हैं कोरोना काल में अभी कोई नई फिल्म भी नहीं आई है, जिसकी वजह से अगर वो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर यहां पर खोलते हैं और इक्के दुक्के लोग वहां पर आते हैं, तो आने वाले दिनों में यहां पर मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर के संचालक जो हैं उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी बात के मद्देनजर उन्होंने फैसला लिया कि हाल फिलहाल में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर नहीं खोले जाएंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। लालच देकर धर्मांतरण कराना बिल्कुल गलत, मायावती की ओर से बात कहेगी। बीएसपी इसका कड़ा विरोध करती है। चुनाव में राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, मायावती की ओर से बात कही गई। साथ ही आपको बताया, मायावती ने यहाँ पे कहा कि धर्मांतरण मामलों की जांच जिस तरीके से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, इनकी जांच करनी चाहिए। उसी को लेकर मायावती की ओर से बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया। आपको बता दें, पिछले काफी दिनों से लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हर दिन नए नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लगभग 4 लोगों की धर्मांतरण में अभी तक गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और पुलिस लगातार और भी इस मामले की कड़ियां जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में आगामी विधानसभा चुनाव है यूपी में। कहीं ना कहीं कह सकते हैं तमाम विपक्षी पार्टियां और कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण का मुद्दा इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा उछाला जा रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे उसकी तहकीकात की जा रही है, ताकि आगामी चुनाव में राजनीतिक रंग यहां पर दिया जा सके। और उसी को लेकर मायावती की ओर से यहां पर बयान दिया गया। मायावती ने साफ कहा कि बीजेपी सरकारों की सोच संकीर्ण है। अगर जबरदस्ती यहां पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उसके खिलाफ है मायावती।
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान की हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। संघ और बीजेपी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। मायावती ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रविवार को एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने की बात किसी के भी गले से नीचे आसानी से नहीं उतरने वाली। आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनकी सरकारों की करनी और कथनी में काफी अंतर है। सही में आरएसएस के शिकंजे से निकलकर वह संवैधानिक सोच के मुताबिक चलकर सर्व समाज एवं सभी धर्मों के लोगों के हित में काम कर सकती है, तो फिर काफ़ी पहले सन 1995 में ही बीएसपी इनका भारी समर्थन ठुकराकर यूपी की सरकार से इस्तीफा नहीं देती, जबकि उस समय सपा की जाति व हिंसावादी राजनीति से तंग आकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां बीएसपी की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। और फिर ना ही सन 2003 में इनके गलत इरादों को भांपकर बीएसपी इनसे अलग होती। इस प्रकार से बीएसपी इनकी गलत व संकीर्ण नीतियों की सर्वधर्म व सर्व समाज के व्यापक हित में हमेशा ही खुलकर विरोध करती रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बीजेपी सही में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी से हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रसेन, जिस तरीके से मायावती की ओर से बयान दिया गया और उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है, उन्होंने कहा बगल में राम, जिस तरीके से उनकी ओर से जो बयान दिया गया है उसका कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक कह सकते हैं यहाँ पर मायने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी विधान में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर कह सकते हैं उनकी ओर से पलटवार किया गया। देखिए, कल एक कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुसलमानों से देश छोड़ने की बात करते हैं वो खुद को हिंदू नहीं कह सकते। भागवत के इस बयान को लेकर के सियासी दंगल शुरू हो चुका है। ओवैसी ने भी लगातार ट्वीट किए हैं। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और नसीहत दी है। इसके बाद मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के सहित जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें चल रही हैं वो भारतीय संविधान की सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पे चल रही है। और ये आम चर्चा है। मायावती ने कहा कि अगर बसपा ने सोचा होता कि भाजपा संवैधानिक रूप से लोगों के पक्ष में काम कर रही है तो बसपा ने उनके बड़े समर्थन को अस्वीकार किया होता, 1995 में इस्तीफा दे दिया होता। जी बिल्कुल चंद्रसेन, और कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो बयान दिया गया है इसके राजनीतिक मायने तो निकलकर सामने आ ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मायने के अलावा अगर हम देखें आगामी विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से मोहन भागवत ने यहाँ पर बयान दिया उसके बाद से कोई ना कोई स्टैंड तो यहाँ पर पार्टी को लेना ही था, क्योंकि कह सकते हैं बहुत सारी पार्टियों की ओर से बयान का पलटवार नहीं किया गया तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत के समर्थन में यहाँ पर तमाम पार्टियां हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि स्टैंड लेना जरूरी था मायावती के लिए, जिसकी वजह से उनकी ओर से बयान दिया गया। तो देखिए, 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इसके अलावा 4 स्टेट में और चुनाव है। तो चुनावी जब समय होता है तो इस तरीके की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। आरएसएस इस तरीके की बात करी, उन्होंने सभी मानवता के बात करी, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करी। उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है, भारत सबका है, यहाँ पर किसी को धर्म को डरने की जरूरत नहीं, किसी इंसान को किसी मजहब को डरने की जरूरत नहीं है। इससे ओवैसी के बयान शुरू हो जाते हैं और मायावती ने भी उसको पलटवार किया। जब इलेक्शन का समय होता है तो इस तरह की बयानबाजी चलती है। इस समय इनको अपना कैरियर, राजनीति में अपना कैरियर देखना होता है, अपनी पार्टी का मुद्दा सामने रखना होता है, तो इस तरह के बयान बहुत आम बात होती है। और लगातार इस तरह की जो छोटे नेता होते हैं वो अपना कैरियर तलाशते हैं राजनीति में, इस तरह के बयान देते हैं। और जो बड़े नेता होते हैं वो पार्टी की साख बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। चलिए चंद्रसेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Discussion today, guided by the approach of one earth, one health, humanity will certainly overcome this pandemic. Thank you very much. आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित कर रहे थे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण करते हुए नजर आए और इस अवसर पर उनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सदर सांसद रवि किशन के साथ में सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं पर इस रेगुलेटर के लोकार्पण से तमाम किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस रेगुलेटर के लोकार्पण के वक्त में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है। इस रेगुलेटर की वजह से सैकड़ों किसान मुख्यधारा में वापस आकर अपनी फसलों को ठीक से उगा सकेंगे और उनको सिंचाई की कोई परेशानी नहीं होगी। सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी भी इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सबको इस परियोजना को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अब ये तरकुलानी रेगुलेटर आज से काम करना प्रारंभ कर देगा और उसकी क्षमता कितनी है मालूम है कि अगर रामगढ़ ताल के पानी को कहा जाएगा कि बाहर करना है तो मुश्किल से 1 घंटे में पूरे रामगढ़ ताल के पानी को उड़ेल करके फेंक देगा। ये होता है कार्य। केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होती है तो कई गुना स्पीड के साथ वह कार्य भी करती है और जनता के जीवन में खुशहाली भी लाने का काम करती है। तो आपको बता दें यूपी के लखनऊ की खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि लगातार हम आपको पहले भी बता चुके 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ दौरे पर हैं और उसी कड़ी में आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण किया गया और साथ ही इस दौरान उन्होंने लोकार्पण के बाद में आमजन को और किसानों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार यहां पर लगातार देश और प्रदेश की प्रगति के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने डबल इंजन सरकार के फायदे भी यहां पर लोगों को गिनवाए। साथ ही जिस तरीके से रेगुलेटर का लोकार्पण उनकी ओर से किया गया है, इस अवसर पर भी उन्होंने कहा कि वाकई आने वाले दिनों में किसानों को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। किसानों को फसल उगाने में और सिंचाई करने में अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि किसानों की ओर से महंगे दामों में बीज खरीदकर फसल उगा दी जाती है और उसके बाद में सिंचाई सही तरीके से नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि बरसात जब सही वक्त पर नहीं होती तो इस दौरान किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस उम्मीद के साथ किसान वो बीज उगाता है उस उम्मीद के साथ फसल नहीं उग पाती। लेकिन अब जब रेगुलेटर का लोकार्पण कर दिया गया है तो आने वाले दिनों में किसानों को फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें गोरखपुर से हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रदीप, जिस तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रेगुलेटर का लोकार्पण किया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि रेगुलेटर के लोकार्पण के बाद में किसानों को जो नुकसान होता था वो नुकसान नहीं होगा, किसानों को सिंचाई करने में फायदा मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है इस लोकार्पण से? क्योंकि ये जो लोकार्पण हुआ है इसको लेकर किसानों लंबित थी और अभी आज कुछ हजारों ऐसे किसान हैं जो सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। तो सिंचाई का पानी है जो पहले सरेह टूट जाते थे उनको एकत्र करके एक डैम बना दिया गया। वो रेगुलेटर के माध्यम से वो अपने खेतों में पानी लेंगे, सिंचाई करेंगे और तमाम तरह से लाभान्वित होंगे। समय से फसलें उनकी जो है खेत में आ जाया करेंगी, जिसका फायदा किसानों को होगा और वो फसलों को बेचकर उचित मुनाफा कमा सकते हैं। जी, इसके साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आमजन को, किसानों को संबोधित किया। अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से वाकई ही कामकाज सही किए गए हैं और आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाकई उन्हें पूरा भरोसा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं लोगों के हित में काम करेंगे तो लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा।
जिस तरह से टीम योगी का धुआंधार दौरा पूर्वांचल के कई जिलों में हुआ है। और अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल की तो कल शाम को ही योगी ने गोरखपुर वासियों को सौंपा था। आज 124 करोड़ और 435 करोड़ की जो परियोजना है इनका लोकार्पण सीएम कर रहे हैं। 2022 के साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो डबल इंजन की सरकार है उसका फायदा भी जनता को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम है वो धरातल पे उतर रहा है। जो योजनाएं हैं सरकार की धरातल पे उतर रही है और लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। चलिए प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में लखनऊ के कई इंजीनियर्स के घर पर सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। करीब 7 सरकारी पूर्व इंजीनियर्स पर सीबीआई का सिकंजा कसा गया है। इंदिरा नगर के रहने वाले पूर्व इंजीनियर जीवन राम यादव, पूर्व इंजीनियर सीनियर इंजीनियर सुरेंद्र कुमार पाल और पूर्व इंजीनियर कमलेश्वर सिंह के ठिकानों पर सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। वहीं पर कई प्राइवेट ठेकेदारों के ठिकानों पर भी जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग के आगरा में भी ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार चल रही है। सपा सरकार के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शुक्रवार को करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसी को लेकर अब जगह जगह पर सीबीआई की ओर से छापेमारी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि गोमती रिवर फ्रंट में जो घोटाला किया गया था उसके बाद से तमाम इंजीनियर्स के घर पे छापेमारी की जा रही है। तमाम इंजीनियर्स जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ घोटाला इस दौरान किया गया और अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? नीरज जी देखिए, गोमती रिवर फ्रंट में जो घोटाला सामने आया है इसमें ये था कि काफी पैसे उसमें लगाए गए, जितनी लागत थी उससे कहीं ज्यादा इसमें घोटाला हुआ है। काफी पैसों का लेन देन हुआ है और इसमें तमाम इंजीनियर्स और कुछ नेता भी जो है इस पूरे मामले में शामिल हैं। और आज सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में जमकर छापेमारी की है। लखनऊ समेत कई ठिकानों पर आज छापेमारी हुई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन विंग जो है इसमें शामिल है और करीब 190 लोगों के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज है उत्तर प्रदेश में। और ये काफी चर्चित केस रहा था जब सरकार बनी थी और योगी सरकार ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत ये छापेमारी इस समय चल रही है। तमाम पुराने अधिकारी और तमाम इससे जुड़े हुए जितने जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सभी के घर में छापेमारी राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर लगातार चल रही है। अब तक की अगर बात करें कितनी जगहों पर छापेमारी की गई है, इंजीनियर्स की अगर बात करें तो उनसे लगातार यहां पर पूछताछ की जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई और भी बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ बड़े नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं आने वाली दिनों में। जी हाँ, देखिए लगभग 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में छापेमारी की गई है। ये सपा सरकार में ये पूरा रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। तो फिलहाल इसमें तमाम लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है और कुछ देर बाद पता चलेगा कि आखिर इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया। 190 लोगों के खिलाफ इसमें पूरा केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखेगा। आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पिछले 6 दिनों में ही पुलिस ने अभी तक 4 एनकाउंटर कर दिए, जिनमें से 7 बदमाशों को गोली लगी है और ये सभी बदमाश किसी न किसी गंभीर वारदात में शामिल थे। बीती रात भी पुलिस ने गुरसराय में हुई एक टप्पेबाजी में शामिल 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। इस मुठभेड़ में एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। फिलहाल 3 घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के इस प्रकार से आक्रामक होने के चलते अपराधियों में भी अब खौफ का माहौल है। वहीं पर लोगों में भी पुलिस के प्रति विश्वास धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो खुद को इस माहौल में अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
जनपद झांसी के अंदर चेकिंग अभियान चल रहा है। इस समय एसएसपी सर का निर्देश है। आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग हो रही थी। इंस्पेक्टर गुरसराय चेकिंग कर रहे थे, तो चेकिंग के द्वारा उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ बदमाश टिकमोड़ से आ रहे हैं, कोई घटना कर सकते हैं और ये बदमाश हो सकते हैं जिन्होंने पहले घटना की है। तो इस सूचना पर इंस्पेक्टर गुरसराय और हमारी स्वेट टीम एक्टिव हुई और चेकिंग। यूपी के संभल में शराब से जुड़े कारोबारी प्रिंट मूल्य से कहीं अधिक पर ग्राहकों को शराब बेच रहे हैं। इसको लेकर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि शराब ठेकेदारों की मनमानी से ग्राहकों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राहक विरोध नहीं करते हो, लेकिन शराब कारोबारी से जुड़े कारोबारियों के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। ऐसे में जब मामला डीएम संभल संजीव रंजन के सामने पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए शराब कारोबारियों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर प्रिंट मूल्य से अधिक किसी ग्राहक से पैसे वसूले गए तो संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आबकारी अधिकारी हैं, जिला आबकारी अधिकारी, उनको इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जांच जो है वो बढ़ाएं और इस चीज़ का लगातार देखते रहें कि कहीं से कोई ओवर रेटिंग की शिकायत ना हो, ओवर रेटिंग का मामला ना हो। इसके लिए अगर जरूरी पड़े तो डिकवाई के स्तर पर किसी दूसरे को भेज कर भी दिखवाएं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा रेट पर ले रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी पाया गया तो निश्चित तौर पर उस लाइसेंस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसमें कोई क्षम्य होने की जैसी कोई बात नहीं होगी। कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद में प्रदेश की योगी सरकार हरकत में आई है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया। लगातार ऑक्सीजन प्लांट का कार्य तेजी से किया भी जा रहा है। अब तक करीब 25 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। वहीं पर अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा के द्वारा 250 LPM ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया, जो कि सीधे 55 बेडों पर सप्लाई करके देगा, जिससे कहीं ना कहीं मरीजों की हालत में काफी सुधार भी मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ये वही अस्पताल है जिसमें कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आंकड़ा अस्पताल में सबसे ज्यादा रहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के विषय में आत्मनिर्भर प्रदेश बनने जा रहा है। इसलिए यहां अलीगढ़ में भी आज एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। यहां जितने भी 50 से 55 बेड हैं उन सारे बेड को डायरेक्ट ऑक्सीजन की आपूर्ति इस प्लांट के द्वारा होगी। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।